नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अग्निपथ के खिलाफ जमशेदपुर कांग्रेस का DC ऑफिस पर प्रदर्शन, केंद्र सरकार से की योजना शीघ्र वापस लेने की मांग। केंद्र पर अग्निपथ के जरिए युवाओं को गुमराह करने का लगाया आरोप, उपायुक्त को सौंपा राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। भाजपा RSS को बताया देश का सबसे बड़ा गद्दार। जमशेदपुर में आयोजित हुआ झारखंड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2022, सांसद विद्युत महतो, विधायक सरयू राय ने किया उद्घाटन। माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ कॉन्क्लेव, झारखंड की 22 वर्षों की विकास यात्रा पर हुआ विचार विमर्श। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू, स्टेट बार के पर्यवेक्षक ने हेड हॉक कमेटी के साथ की बैठक। वोटर लिस्ट में सुधार की 2 सदस्यों को मिली जिम्मेवारी। जिला बार की ऑडिट रिपोर्ट पूरी करने का भी हुआ निर्णय। आइए बात करते हैं अग्निपथ के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा DC ऑफिस पर प्रदर्शन किए जाने की। जमशेदपुर में कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र द्वारा सेना में बहाली के लिए घोषित अग्निपथ योजना के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में रैली के रूप में DC ऑफिस पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन कर अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की। केंद्र की अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है। शनिवार को जमशेदपुर के कांग्रेसियों ने पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में अग्निपथ के खिलाफ साक्षी आम बगान से DC ऑफिस तक रैली निकाली एवं DC ऑफिस पहुंचकर वहां प्रदर्शन किया। उन्होंने इस दौरान केंद्र व अग्निपथ योजना के खिलाफ नारेबाजी कर उसका विरोध किया। इस दौरान पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाद में प्रदर्शनकारियों ने DC को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। धर्मेंद्र सोनकर, ज्योति माथुर, बाबुल झा, राजा सिंह राजपूत, अंबुज, संजीव श्रीवास्तव, राकेश साहू, सुरेंद्र शर्मा, पूजा सिंह, रंजीत झा, मुन्ना मिश्रा, संध्या दास, सीताराम चौधरी, प्रमोद मिश्रा, रविंदर सिंह, गोपाल यादव, अभिजीत सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल थे। डॉक्टर अजय कुमार ने भाजपा RSS को सबसे बड़ा देशद्रोही करार देते हुए कहा कि दोनों के नेता कार्यकर्ता देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेना जैसे महत्वपूर्ण संगठन में युवाओं को अनुबंध के आधार पर 4 साल के लिए नौकरी देकर उन्हें गुमराह कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना को अविलंब वापस लेने की मांग की। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक कौशल विकास योजना जो है, नया कौशल विकास योजना शुरू किया है। अब ये आर्मी वाले को भी बोलते कि ये ट्रेनिंग है। आपने देखा होगा कि ये स्किल डेवलपमेंट की क्या स्थिति है। अब प्रधानमंत्री जी ये नहीं बता रहे देश के नौयुवक से कि एक्चुअली ये नौकरी नहीं है, ये स्किल डेवलपमेंट है। कि सस्ते में जो है गांव के बच्चे, गरीब बच्चे को बॉर्डर में भेजिए, मरेगा तो मरेगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन जो सस्ते में जो जवान को भेजिए उसमें कोई ना तो कोई पेंशन है, 4 साल के ठेका में डाल दिया, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गए। हमारा कहना है कि प्रधानमंत्री जी 2 काम है, पहले तो विधायक और सांसद और अपना पोस्ट, प्रधानमंत्री का पोस्ट को भी 4 साल का कर दो, IAS IPS का भी 4 साल कर दो, आर्मी के ऑफिसर का क्यों नहीं 4 साल कर रहे हो? तो ये देश में बीजेपी के नियम कानून सिर्फ गरीब के लिए है, ऑफिसर का 4 साल नहीं। देखिए, अगर जवान को जो है कम उम्र के जवान की आवश्यकता है, आर्मी में कम जवान के लोग, कम उम्र के लोग को आपकी आवश्यकता है, उसी तरह से तो ऑफिसर का भी तो कम उम्र का चाहिए। अब जनरल भी तो जो है 22-23 साल का ले लीजिए। ये जो 50-70 साल तक जो फिर पेंशन लेने का जो देश भर पर बोझ क्यों डाल रहे हैं? तो पहले प्रधानमंत्री, MLA, ये MP MLA सबका पेंशन बंद कीजिए। मुझे भी, हम सांसद रह चुके हैं, हम लोग सबका पेंशन बंद कीजिए, MLA का पेंशन बंद कीजिए, IAS IPS का पेंशन बंद कीजिए। सब नियम कानून इस देश के गरीब बच्चे के ऊपर है। IAS IPS अपना जो सर्विस एक्सटेंशन, सांसद विधायक अपना पेंशन बढ़ाएगा,
लेकिन ये बच्चे लोग को 4 साल के लिए, आप सोच लीजिए 4 साल में आप अरुणाचल, सियाचिन, चीन के बॉर्डर पर भेज दोगे और कोई गारंटी नहीं है उसके बाद। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं देश के नौजवान आपके माध्यम से, जब हम लोग देख रहे हैं ना कि बुलडोजर चल रहा है किसी के घर में, और जब हम ताली मार रहे हैं तो आज बुलडोजर हमारे घर पर भी चलने लगे। किसान जब रोड पे खड़ा था तो अंकल आंटी लोग क्या बोल रहे थे व्हाट्सएप में, बोल रहे थे कि नहीं ठीक हो रहा है। अब नौयुवक के साथ हो रहा है। किसान नोटबंदी में छोटे व्यापारी खत्म हुए, किसान कानून से किसान खत्म कर दिए, बेरोजगारी है, और अब जो ये नया कानून लिया है। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि बीजेपी सबसे इस देश के सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी है। इससे बड़ा देशद्रोह वाली पार्टी नहीं है। अपने आप को जो भगवा में लपेट करके देश के जनता को बेवकूफ बना रहे, सचमुच में देशद्रोही। अब बात करते हैं जमशेदपुर में आरंभ झारखंड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2022 के आयोजन की। जमशेदपुर के बिस्टपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में शनिवार सुबह झारखंड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। दिल्ली के गोल्डन सिग्नेचर ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित हो रहे इस एक दिवसीय कॉन्क्लेव का सांसद विद्युत बरन महतो व विधायक सरयू राय के साथ अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। बिस्टपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में शनिवार सुबह झारखंड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2022 की विधिवत शुरुआत हुई। दिल्ली के गोल्डन सिग्नेचर ग्रुप के तत्वाधान में एवं कोल्हान के अवकाश प्राप्त डीआईजी राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कॉन्क्लेव का विद्युत बरन महतो, विधायक सरयू राय, विधायक सविता महतो, आरका जैन यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर एसएस रजी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर अतिथियों ने पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह द्वारा लिखित झारखंड डेवलपमेंट मिशन 2022 का विमोचन भी किया। कॉन्क्लेव में बाहर के एवं स्थानीय अनेक ख्यात विद्वान हिस्सा ले रहे हैं। कॉन्क्लेव में झारखंड राज्य स्थापना के बाद से अब तक 22 वर्षों में झारखंड के विकास एवं उसकी उपलब्धियों पर चर्चा होगी एवं अंत में एक सामूहिक राय कायम करने की कोशिश की जाएगी, जिससे राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने की एक सम्यक दृष्टि विकसित की जा सके। एक्चुअली हमारे मित्र गोल्डन सिग्नेचर के सीईओ ओंकारेश्वर पांडे जी के द्वारा ये प्रेरणा दे करके ये आयोजित करवाया गया, जिसमें हम लोगों ने एक थीम है कि झारखंड कल, आज और कल, इस पर विवेचना की गई। 22 साल का झारखंड युवा झारखंड आज हो गया है। 22 सालों में हम लोगों ने किस क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस किया, मेरे द्वारा इसका बड़ा तथ्यात्मक अध्ययन किया गया। नीति आयोग के जो रिपोर्ट हैं उसको आधार बनाते हुए कि पूरे भारत देश के अन्य राज्यों की तुलना में हम कहाँ हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम 22 साल से बाहरी, भीतरी, आदिवासी, नन आदिवासी यही करते आ रहे हैं। और अब समय आ गया है कि आप झारखंड के बारे में बात करें, झारखंड के विकास के बारे में बात करें, क्योंकि झारखंड आपका कहीं ना कहीं पीछे छूटते चला जा रहा है। आप सोचिए, सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी आज बिजली के क्षेत्र में हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमारे जो यहाँ के ज़िले हैं वहाँ लोगों को 5 घंटे 6 घंटे भी बिजली सही नहीं मिल रही है। हाल ही में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट था चतरा जिला के हंटरगंज के बारे में कि हंटरगंज के व्यवसायी वर्ग डोभी में जाकर के घर खरीद रहे हैं, क्योंकि रात में डोभी में बिजली रहती है जो बिहार में है, और हमारे झारखंड के हंटरगंज जो चतरा जिला में है वहाँ बिजली नहीं रहती है। तो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट मिनरल रिजर्व होने के बावजूद भी हम कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। आज यहाँ के अधिकांश बच्चे जो 10+2 कर रहे हैं, इनको शिक्षा के लिए बैंगलोर, पुणे, उड़ीसा का भुवनेश्वर, अन्य जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है। तो अब हमें सोचने की ज़रूरत है। हम केवल मिनरल का दोहन करते जा रहे हैं और जो लोकल पॉपुलेशन है, जो कि एमएमडीसी का जो एक्ट है, हम उसका कहीं पालन नहीं कर रहे हैं। तो अब बहुत राजनीति हो गई। अब राजनीति छोड़ करके हम विकास की बात करें, कैसे विकसित होंगे इस पर सोचें। और हर विधायक, हर मुख्यमंत्री ये सोचे कि मेरा 5 साल का टेन्योर है, तो हम अपने टेन्योर खत्म होने के पहले क्या विकास काम करें जो चुनाव के वक्त हम जनता को बता सकें कि हमने 5 साल में क्या किया। और जनता को भी ये सोचने की ज़रूरत है कि वो 5 साल के बाद पूछे अपने नेताओं से कि भैया 5 साल में आप विकास के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय योगदान दिए हैं, ये जरूर बताइए। क्योंकि जब तक जनता नहीं जगेगी तब तक यही आलम रहेगा
और हम पीछे होते चले जाएंगे। जो आज का जो प्रोग्राम है आज और कल, ये प्रोग्राम से कुछ भी अगर आज का कमी खामी हमारे आज तक जो 2022 साल जो हो गए हैं जो झारखंड बन के, वो अगर कहीं कमी खामी है तो उसमें हम लोग को उसको पूरा करना है, सबको सब मिल के, और इसी तरह हमारे झारखंड आगे निकलेंगे। ये प्रोग्राम अच्छी है। अब बात करते हैं जमशेदपुर बार एसोसिएशन के चुनाव की तैयारियां शुरू किए जाने की। झारखंड बार काउंसिलिंग के चुनाव पर्यवेक्षक राम सुभग सिंह ने शनिवार को जमशेदपुर बार की एडहॉक कमेटी के साथ बैठक की। इस दौरान जमशेदपुर बार के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराने एवं बार की ऑडिट रिपोर्ट पूरी कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही पर्यवेक्षक ने जमशेदपुर बार की मतदाता सूची तैयार कराने का काम भी शुरू कराया। शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे स्टेट बार काउंसिलिंग के चुनाव पर्यवेक्षक राम सुभग सिंह ने जमशेदपुर बार की एडहॉक कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में पर्यवेक्षक राम सुभग सिंह के साथ स्टेट बार के वाइस चेयरमैन राजेश शुक्ला भी शामिल हुए। बैठक में जमशेदपुर बार एसोसिएशन का चुनाव शीघ्र कराने व बार की ऑडिट रिपोर्ट पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही आगामी चुनावों के मद्देनजर बार की वोटर लिस्ट दुरुस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई ताकि चुनाव शीघ्र संपन्न कराया जा सके। पर्यवेक्षक ने इसके लिए रंजन धारी सिंह व सुमीश पांडे को अधिकृत किया। इस दौरान एडहॉक कमेटी के संयोजक लाला अजीत अम्बस्ट, मनोरंजन दास, पीएन ओझा, अयोध्या प्रकाश, जयप्रकाश व अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। प्रदेश बार काउंसिलिंग के पर्यवेक्षक राम सुभग सिंह ने आज की बैठक एवं उसमें लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि जमशेदपुर बार का चुनाव शीघ्र संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए मतदाता सूची को दुरुस्त किया जा रहा है। उसके बाद स्टेट बार के निर्देश पर चुनाव कराया जाएगा। आज के बैठक में एडहॉक कमेटी के साथ बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले जो पिछले बैठक में चर्चा हुई थी कि ऑडिट कंप्लीट किया जाए, तो जो रिसीवर थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऑडिट लगभग कंप्लीट है, 2 से 4 दिन और रहेगा, सिर्फ हम लोग बहुत जल्द बार काउंसिल को सबमिट कर देंगे। इलेक्शन की बात पर जब चर्चा हुई तो थोड़ा दिन पहले वोटर लिस्ट तैयार किया जाए, और वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए बार काउंसिल ने एडहॉक कमेटी के अलावा 2 और मेंबर को ऑथराइज किया है, जिसमें एक रंजन धारी सिंह और एक सुनीश पांडे। इन सभी के सहयोग से वोटर लिस्ट तैयार होगा। इसमें एक फॉर्मेट पर भी डिसाइड हुआ कि वोटर लिस्ट में ये क्लियर होना चाहिए कौन प्रैक्टिशनर है, कौन नॉन प्रैक्टिशनर है। इस बात पर भी हुआ कि इसको क्लियरफाई कर करके एक वोटर लिस्ट तैयार किया जाए, और ये वोटर लिस्ट फाइनल जब बार काउंसिल ऑफ झारखंड स्टेट बार काउंसिल जब कर लेगा तब चुनाव की अगली प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और समस्या एक पैसे का मैटर था कि 25 लाख रुपए यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो अलमारी में पड़े हुए हैं। उस पैसों को लेकर के डिसाइड किया गया कि बार काउंसिल वहाँ से अपना फाइनल एक लेटर भेज देगा कि उस पैसे का क्या करना चाहिए, कैसे अधिवक्ताओं के इंटरेस्ट में उस पैसे को उपयोग किया जाए। उसको हम लोग डिसाइड करके यहाँ भेज देंगे, जो यहाँ के एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के काम है। चुनाव की प्रक्रिया हम कर रहे हैं, तो एक प्रक्रिया है, उसके तहत जिंदगी वोटर लिस्ट जब कम्प्लीट हो जाए तो इसके बाद नेक्स्ट जब हम आएंगे तो चुनाव की लगभग प्रक्रिया का कम्प्लीट हो। आइए बात करते हैं अनुराग फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने की। जमशेदपुर में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए काम कर रही संस्था अनुराग फाउंडेशन की ओर से शनिवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फाउंडेशन से संबंधित थैलेसीमिया के मरीजों द्वारा आयोजित इस शिविर में कुल 60 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। जमशेदपुर की संस्था अनुराग फाउंडेशन शहर में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए कार्य करती है। थैलेसीमिया के मरीजों के लिए संस्था को अक्सर रक्त की आवश्यकता होती है, जो उसे जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से उपलब्ध होता है। लेकिन इस बार अनुराग फाउंडेशन से जुड़े थैलेसीमिया पीड़ित अपने प्रयास से 60 रक्तदाता लेकर रक्तदान कराने पहुंचे, जहां फाउंडेशन के बैनर तले उन्होंने रक्तदान किया। संस्था की अध्यक्ष निबिता प्रसाद, सचिव हर्ष गोडबोले व पदाधिकारी विजया लक्ष्मी ने बताया कि आज रक्तदान कराने वाले 60 रक्तदाता बहुत ही जागरूक युवा हैं, जो आगे भी थैलेसीमिया पेशेंट के लिए मददगार सिद्ध होंगे। आज ये हमारे लिए एक हिस्टोरिक डे है, क्योंकि अनुराग फाउंडेशन हमेशा
ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं और हमारे बच्चों को यहाँ से बहुत मदद मिलता है। देखिए इस बार उन लोग खुद अपने तरफ से आए हैं, अपनी तरफ से ब्लड डोनर्स लेकर के आए हैं। करीब 60 डोनर्स हमारे बच्चे, अनुराग के बच्चे, थैलेसेमिया बच्चे लेकर के आए हैं। यहाँ पर उन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है, सब ब्लड ग्रुप के हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हिस्ट्री हमारे लिए है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और ब्लड बैंक का तो हमेशा ही सहयोग हमारे साथ में रहता है, आज भी है, और हम लोग बहुत खुश हैं ये करके, क्योंकि एक जागरूकता हमारे बच्चों में आया है। आप सोसाइटी से कुछ लेते हैं तो कुछ देने का भी है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अनुराग फाउंडेशन का, और हमारी प्रेसिडेंट विजया लक्ष्मी जी ने प्रोत्साहित किया है बच्चों को कि वो डोनर्स लाएं, और ये पहला स्टेप है अनुराग फाउंडेशन की तरफ से इनके प्रेसिडेंटशिप में। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत लोग हम लोग के साथ इससे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जागरूकता और फैला सकेंगे। आज जो हुआ है ब्लड डोनेशन कैंप, ये बहुत ही बढ़िया हुआ है। ये बच्चों ने खुद ही ऑर्गेनाइज किया है, और ये सब मिसेस विजय लक्ष्मी दास के देख रेख में हुआ है। आइए बात करते हैं संयुक्त छात्र संघ द्वारा डीएवी बिष्टुपुर की प्राचार्य का पुतला दहन किए जाने की। जमशेदपुर संयुक्त छात्र संघ ने डीएवी स्कूल बिष्टुपुर पर मनमानी व धांधली का आरोप लगाते हुए स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने इसके विरोध में स्कूल की प्राचार्य का पुतला दहन किया। संयुक्त छात्र संघ ने इतने पर भी स्कूल प्रबंधन का रवैया नहीं सुधरने पर स्कूल के समक्ष बेमियादी धरना शुरू करने की चेतावनी भी दी है। जमशेदपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। संयुक्त स्कूल संघ ने शनिवार को डीएवी बिष्टुपुर में गरीब बच्चों का एडमिशन ना लेकर उनकी जगह पैरवी वालों का एडमिशन लेने का आरोप लगाते हुए स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन द्वारा हर साल भारी फीस वृद्धि एवं मिलने आने वाले अभिभावकों से बात तक नहीं करने का भी आरोप लगाया। संयुक्त छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के गेट पर प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की एवं प्राचार्य का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। संयुक्त छात्र संघ के नगर अध्यक्ष धीरज चौधरी ने स्कूल प्रबंधन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 1 सप्ताह के अंदर प्रिंसिपल पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो गेट में ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। मैडम ने 19 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया, और मैडम का उसको ये कहना था रिजेक्ट किए थे फॉर्म को कि बच्चा गरीब दिखता नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब की श्रेणी में नहीं है, तो मैडम मतलब जो डीएसी ऑफिस लाया है वो जांच करके ही मैडम के यहाँ भेजा था, और ये पहली बार नहीं हुआ। मैडम 5 सालों से लगातार ऐसा करते आ रही है। हर बार 50 सीटों में 15 सीट 16 सीट मतलब बीपीएल देती है, बाकी खाली करके अपने जो नज़दीकी लोग हैं, उच्च पैरवी वाले हैं, डोनेशन में मैडम मतलब भेज के यहाँ पे एडमिशन करवा लेती है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरी बात, यहाँ पे हर एक साल एनुअल फी में भारी बढ़ोतरी होती है, मतलब इतनी कि पेरेंट्स पूरे लाचार है, लेकिन मजबूरी में उनके बच्चे को पढ़ाना है, ना कुछ कह पाते ना कर पाते हैं, और मजबूरी में कर्जा लेके हमेशा जमा करते हैं, फीस करते आए हैं। ये हो गया। और भी मैडम का रवैया ठीक नहीं है। अगर पेरेंट्स मैडम से मिलने आता है तो पेरेंट्स को गेट के अंदर जाने नहीं जाता है, मिलने नहीं लिया जाता है, और सरासर एडमिशन में पूरी धांधली है। उच्च जितने पैरवी वाले हैं उन्हीं का एडमिशन लिया जाता है स्कूल्स पे, जो स्कूल्स के नज़दीकी है उन लोगों को लिया जाता है, लेकिन जो गरीब बच्चे उनका सीट हक मार के मैडम हमेशा लगातार ये काम करते आ रही। ना मैडम को सरकार का डर है, ना ये है, मतलब निडर होके हम लोग इसके विरोध में आज पुतला दहन कर रहे हैं, और हम लोग 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर इस पे मैडम बीपीएल वाले पे अगर कुछ अंकुश नहीं किए, कुछ विचार नहीं की दोबारा, तो हम लोग फिर यहाँ पे धरना बैठे। आइए बात करते हैं आदित्यपुर में महारानी लक्ष्मीबाई का शहादत दिवस मनाए जाने की। झारखंड ब्राह्मण मातृशक्ति संघ ने शनिवार को आदित्यपुर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शहादत दिवस मनाया। इस अवसर पर संघ की महिलाओं को अंग वस्त्र व शस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित झारखंड ब्राह्मण मातृ संघ ने शनिवार को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का शहादत दिवस मनाया। इस अवसर पर संस्था की सदस्यों को अंग वस्त्र व शस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अंजू पांडे, गायत्री शर्मा, सुनीता शर्मा, रमावती देवी, चंपा सोना, आकांक्षा प्रियदर्शनी, झारखंड ब्राह्मण शक्ति संघ के अध्यक्ष पवन पांडे, महासचिव अशोक पांडे, उपाध्यक्ष बाला शंकर तिवारी, अशोक महतो आदि भी उपस्थित थे। संघ की जिला अध्यक्ष विजयवासिनी पांडे ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने जिस तरह अपने देश व राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उसी तरह आज देश की प्रत्येक महिला को घर,
समाज, राज्य व राष्ट्र के रक्षास्त्र आगे आकर शास्त्र उठाने की जरूरत है। महिलाओं को उनके बताए मार्ग पर चलते हुए अपनी भूमिका निभानी होगी। सभी कास्ट की महिलाओं को बुला करके और उनको खंजर और गमछा दे के सम्मानित किए और भविष्य में हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर महिला जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए अपने राज्य के लिए बलिदान दिया, उसी तरह हर महिला आगे बढ़कर अपनी सुरक्षा, अपने राज्य की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। अब बात करते हैं सिंहभूम चेंबर व पैकेजिंग एसोसिएशन द्वारा प्लास्टिक बैन पर पूर्ण विचार की मांग किए जाने की। झारखंड डिस्पोजल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन ने प्लास्टिक के निर्माण, भंडार व उपयोग पर रोक लगाने का विरोध करते हुए सरकार से इस पर पूर्ण विचार करने को कहा है। सिंहभूम चेंबर व एसोसिएशन के अधिकारियों ने सरकार से प्लास्टिक का कोई विकल्प आने तक इस पर रोक स्थगित करने की मांग की है। बताते चले कि केंद्र सरकार ने आगामी 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इससे पूरे देश सहित झारखंड के प्लास्टिक उत्पादकों में हड़कंप मच गया है। उनका कहना है कि पर्यावरण संरक्षण की चिंता में वे भी सरकार के साथ हैं, किंतु इस तरह अचानक प्लास्टिक बैन किए जाने से उसके उत्पादकों के साथ ही उसके व्यवसाय से जुड़े करोड़ों लोगों के बेरोजगार हो जाने का खतरा है। यही नहीं, प्लास्टिक उत्पादकों की अरबों रुपए की मशीन अचानक स्क्रैप होकर रह जाएगी और उन्हें खरीदने के लिए बैंकों से लिया गया लोन एनपीए हो जाएगा। इसके मद्देनजर सरकार को अपनी इस बैन नीति पर पुनर्विचार करते हुए प्लास्टिक का कोई सस्ता विकल्प सामने आने तक प्लास्टिक पर बैन को स्थगित कर देना चाहिए। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ झारखंड डिस्पोजल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की। सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि उद्यमी व्यापारी पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता में सदा से सरकार के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, किंतु पर्यावरण का संरक्षण करोड़ों लोगों के रोजी रोजगार एवं आजीविका की कीमत पर नहीं किया जा सकता। सरकार पहले प्लास्टिक का कोई सहज विकल्प लाए, फिर प्लास्टिक पर प्रतिबंध की बात करें ताकि उद्यमियों व व्यवसायियों को उस और स्विच ओवर करने का मौका मिले। देखिए, हम लोग एक भारतीय नागरिक होने के प्रति, भारतीय नागरिक होने की वजह से पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरा उत्तरदायित्व रखते हैं और इसका पूर्ण समर्थन करते हैं, परंतु पर्यावरण संरक्षण लाखों करोड़ों रुपए लोगों की आजीविका के कॉस्ट पर नहीं किया जा सकता। जिस तरह से केंद्र सरकार का ये आदेश है कि 1 जुलाई 2022 से इसके उत्पादन, भंडारण और बिक्री यूज पर प्रतिबंध है, तो इससे कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग प्रभावित होने वाले हैं। हम लोगों का केंद्र सरकार से यही निवेदन है कि वो इस नीति की पुनः समीक्षा करे। हमारे जो झारखंड डिस्पोजल एंड पैकिंग मटेरियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि इसमें बहुत से आइटम्स रीयूजेबल हैं, रिसाइक्लेबल हैं और कुछ का माइक्रोन बढ़ा करके इसको प्रतिबंधित सूची से बाहर किया जा सकता है। तो इन बातों को संज्ञान में लेकर के इस पर उचित निर्णय लेना चाहिए जो कि राज्य से हित में हो, राष्ट्र हित में हो और व्यापारी हित में हो। जिस तरह से एकाएक पूरा इसको बंद करने का आदेश आ गया, तो जिन फैक्ट्रियां जो भी इसके उत्पादन के लिए फैक्ट्रीज, मशीनरीज लगी हैं, वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। उनको मैन्युफैक्चरर्स को स्क्रैप में बेचने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि पूरे भारत में प्रतिबंध है। ऐसा नहीं कि इस पर्टिकुलर एरिया में प्रतिबंध है, 100, 200, 300 किलोमीटर दूर ले जा करके उसको लगा करके अपना उत्पादन दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो जिस तरह से कोरोना काल 2 साल बीता और उसमें शादी ब्याह में जब ये मटेरियल ज़्यादा यूज होता है उसमें पूरा प्रतिबंध था, और अब चूंकि कोरोना की रफ्तार कम हुई है, फिर से एक आशा की किरण पूरे इस व्यापार जगत में जागी है। और भारत जैसा जिसमें अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है या मध्यम वर्गीय है, वहाँ पर इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। और जब तक इसके दाम की, इसके पैरेलल अमाउंट, पैनल रेट्स की कुछ व्यवस्था नहीं निकल जाती, तब तक इसका पूर्ण प्रतिबंध हर तरीके से अनुचित है। और हम लोग राज्य सरकार से भी निवेदन करते हैं कि वो अपने स्तर से भी इस मामले को देखें और चाहे तो केंद्र सरकार के इस आदेश को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दें, ताकि यहाँ के उद्योगपतियों को, थोक व्यापारियों को, खुदरा व्यापारियों को और इससे जुड़े लाखों लोगों को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो लाखों लोग जुड़े हैं, वो इससे प्रभावित नहीं हो। क्योंकि पहले ही अभी झारखंड राज्य में गिट्टी और बालू के चलते जो संकट
कामगारों पर आया है, जिसके चलते पूरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रुक गई हैं, तो और उसमें अगर 1 जुलाई से ये हो जाता है तो काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। तो हम लोग बहुत आशावादी हैं कि राज्य सरकार भी इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित निर्णय। वहीं झारखंड डिस्पोजल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन के अध्यक्ष कुणाल विजय वगरिया गुप्ता ने सरकार के इस फैसले से करोड़ों लोगों के अचानक बेरोजगार होने के साथ ही उत्पादकों की मशीन स्क्रैप हो जाने की भी बात कही। उन्होंने सरकार से अपने फैसले पर पूर्ण विचार कर प्लास्टिक का विकल्प आने तक उस पर रोक नहीं लगाने की मांग की। उन्होंने सरकार से प्लास्टिक पर बैन के बजाय उसकी रिसाइकलिंग संबंधी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने की मांग की, ताकि इससे जुड़े लोग बेरोजगार होने से बचे रहें। आज हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता रखी है जिसमें राज्य के तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारीगण मौजूद हैं, और हम ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर एक कार्यशाला रखे हैं जिस पे हम लोगों ने अपने झारखंड डिस्पोजेबल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें हमने सरकार के द्वारा दी गई 1 जुलाई से प्लास्टिक कटलरी बैन को लेकर के एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि यह निर्णय सही नहीं है। जब तक बाज़ार में वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूप से हासिल ना हो तब तक इस व्यापार को चलने दिया जाए, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार राज्य में, पूरे भारत में फैला हुआ है। अर्थव्यवस्था में हो, जीडीपी में हो, सब में व्यापारी वर्ग और इस प्लास्टिक कटलरी उद्योग से सरकार की आमदनी होती है, जिसको ध्यान में रखा जाए। लाखों करोड़ों लोगों ने इस व्यापार को कोरोना में संभालते हुए सरकार के द्वारा दिए गए कोरोना काल के समय में लोन लिए हैं, जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है, और अभी हमारे पास में लोन चुकाने का समय भी है। तो जब तक ये लोन चुकाना हो, जब तक ये मशीनरीज जो हमने लगाई उनके लिए लिया गया लोन, सारे इस 1 जुलाई बैन को लेकर के सब एनपीए होने वाले हैं। आप विश्वास करिए, पूरे राज्य में, मैं राज्य की बात करूं, आंकड़े बहुत भयभीत करने वाले हैं। ये एनपीए के आंकड़े बहुत भयभीत करेंगे। अगर एनपीए हो जाएगा तो व्यापारी वर्ग बहुत बिखर जाएगा, क्योंकि जब बैंक हमें एनपीए घोषित कर देगा तो हमारे पास में और दूसरा व्यापार करने का भी विकल्प नहीं बचेगा। दूसरी बात कि जब वैकल्पिक व्यवस्था ना हो और किसी कागज़ के वैकल्पिक को सरकार बता रही है कि हम इसको ला करके और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत सोचना है, क्योंकि जब आप पेपर का पूरे प्लास्टिक कटलरी पे समाहित करेंगे तो लाखों करोड़ों पेड़ कटेंगे, जिससे पर्यावरण को इससे ज़्यादा क्षति होगी। इसके बदौलत भारत सरकार को, राज्य सरकार को कचरा निष्पादन की नीति को मजबूत करनी चाहिए। रैक पिकर्स के उत्थान को लेकर के रैक पिकर्स के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। भोपाल, इंदौर इसके मॉडल है, जिसमें रैक पिकर्स को बहुत आमदनी मिली है। आज वो शिक्षित हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही भारत सरकार को एक कार्यक्रम चलाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिसमें हम भी सरकार का साथ देने को बिल्कुल बराबरी से कंधा मिलाने को तैयार हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।